वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो शुरुआत कमज़ोर हुई थी क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ जो थे वो भी वीक ही थे। उसके बीच में वीक शुरुआत, उसके बाद बाजार में लोअर लेवल्स भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि फिसलाहट जो है वो बढ़ रही है एज वी आर मूविंग अहेड इन द डे। और इस समय जो निफ्टी है वो 150 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। 25,873 के आसपास का लेवल है। 496 अंक यानी कि करीब करीब 500 अंक नीचे सेंसेक्स है और बैंक निफ्टी में भी करीबन 380 अंकों की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी गहरे लाल निशान में है, यानी कि अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 1 से ज़्यादा फीसदी की गिरावट वहाँ देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लाल निशान बिल्कुल बना हुआ है और 1% के आसपास की गिरावट वहाँ पे भी बनी हुई है। आज जो संकेत मिल रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि आज रुपी ने अपना सबसे निचला स्तर छुआ है। और अगर हम लेटेस्ट लेवल्स की बात करें तो 91 के लेवल को क्रॉस किया है रुपी ने विज़ा द डॉलर। तो वीकनेस बढ़ी है और संभावित ये है कि जो कारण है, जो ट्रेड डील का इंतज़ार हम कर रहे हैं, वो जो डील है वो लंबी ही खिंचती जा रही है। अनाउंसमेंट अभी कुछ सुनने को नहीं मिली है। आशा यही करेंगे कि कुछ अनाउंसमेंट वहाँ से आए, लेकिन रुपये का फिसलना भी एक हम अपने जो गेस्ट हैं आज के उनसे पूछेंगे। ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हुआ है, वो नैरो हुआ है, बट रुपया फिसल रहा है। इसके मुख्य कारण क्या है? शेयर बाजार में आपको इस समय इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए और आने वाला साल यानी कि आउटलुक 2026 भी हम अपने मेहमानों से ज़रूर पूछेंगे। आज के दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर सुनील सुब्रमण्यन, ही इज़ फाउंडर एंड CEO ऑफ सेंस एंड सिंप्लिसिटी, एंड मिस्टर लक्ष्मीकांत शुक्ला, हिज रिसर्च एनालिस्ट एट ES सिक्योरिटीज़। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माई फर्स्ट क्वेश्चन गोज़ फॉर सुनील सर। सुनील सर, पहले हम रुपी पे बात करेंगे क्योंकि रुपी ने अपना रिकॉर्ड लो छुआ है। 91 के नीचे फिसल चुका है रुपी विज़ा द डॉलर। हालांकि ट्रेड डेफिसिट नैरो हुआ है, पर रुपी में गिरावट थम क्यों नहीं रही है? RBI भी इसे जो इंटरवेंशंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है वो भी मुझे लगता है कि वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, वो रुपी को थमना नहीं देखना चाहते। ऐसा क्यों? देखिए, जैसे आपने सही कहा, ये रुपी का वीकनिंग RBI का लैक ऑफ सपोर्ट के कारण है। तो आपको क्लियर डायरेक्शन मिलता है। देखिए, RBI बार बार कहती है कि हम रुपी के कोई लेवल को टारगेट नहीं करते हैं जी। हम खाली इंटरव्यू करेंगे वॉलेटिलिटी को थमने के लिए। और सेकंड, ओवरऑल एक इफेक्टिव वेटेड एवरेज जो होता है RER, उसको ब्रॉडली मन में रखते हुए। तो क्या हुआ है कि रुपी का जो डिप्रिसिएशन, मैं कहूंगा कि इसका प्राइमरी कारण है FI की रिडेम्पशन 18 बिलियन से ज्यादा इस साल, और RBI का भी कि इस स्थिति में एक वीक रुपी ही इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट दे सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के ऊपर भारी प्रेशर आई है 50% टैरिफ अमेरिका से लगने से कारण। तो नेचुरली आप देख रहे थे कि एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड हाई पे पहुंचे हैं डिस्पाइट टैरिफ। इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि रुपी वीक हुई है। Correct. तो ये मत भूलिए कि आप वीक रुपी कह रहे हैं, एक्चुअली रुपी का वीक या स्ट्रांग, जैसे आप कह रहे हैं सेंसेक्स का या निफ्टी का लेवल 26,000 लाइफ टाइम हाई या ना, इट इज डजंट मैटर, वो नंबर है। ये 91 एक नंबर है, 92 जाएगा नंबर है। तो प्रॉब्लम इस क्या है कि उधर जो बाहर के हमारे देश, हम खाली रुपी डॉलर को देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम बताऊं मैं, हम खाली रुपी डॉलर पे, whereas अमेरिका इज ओनली अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। बाकी 80% एक्सपोर्ट्स बाकी देश को जाते हैं। वैसे ही इंपोर्ट्स हम ज्यादा अमेरिका से कुछ नहीं करते, मगर इंपोर्ट्स ज्यादा हम से ऑयल करते हैं, सऊदी अरेबिया से करते हैं। तो हमारी जो करेंसी की आउटलुक होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक बैलेंस्ड आउटलुक। बट मार्केट को, जैसे मार्केट समझिए कि निफ्टी मार्केट है, whereas it's not। ज्यादातर लोगों की पोर्टफोलियो में मिड स्मॉल कैप है और वो भयंकर अंडर परफॉर्म कर रही है। एक साल में निफ्टी का 5% रिटर्न, स्मॉल कैप का -12% रिटर्न। तो इस हालत में मैं कहूंगा कि रुपी का डॉलर के ऊपर ये एक टोटम पोल की तरह है, जिसको हम देखते हैं और हम रुपी थोड़ी गिर गई तो नाराज हो जाते हैं। बट RBI के गवर्नर या RBI की टीम में जो बैठे हुए हैं वो खाली डॉलर रुपी को नहीं देखते हैं, वो एक बैलेंस्ड अप्रोच देखते हैं। एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना है, वो क्लियरली आपको दिख रहा है। ट्रेड डेफिसिट क्यों कम हुआ? क्योंकि आपको एक्सपोर्ट्स भी अच्छी तरह बढ़े हैं। और इस पीरियड में और एक दबाव जो आया है रुपी के ऊपर, वो है गोल्ड।
क्योंकि गोल्ड ईटीएफ्स में लोग भर भर के निवेश कर रहे हैं हर महीने, तो उस ईटीएफ को गोल्ड खरीदना रूल के बेसिस पे करना ही है, तो वो इंपोर्ट गोल्ड करना ही है। तो नेचुरली आपको आरबीआई को उसका भी डॉलर सपोर्ट करना है, वो डॉलर की वजह। तो प्रेशर्स रुपी के ऊपर बहुत है, अंटिल लोग गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को उतना नहीं इन्वेस्ट करेंगे। मगर एक साल में 50% रिटर्न मिला तो वो क्यों नहीं गोल्ड ईटीएफ में डालेगा। तो ये प्रेशर्स जो है, और आरबीआई इसलिए रुपी को, मैं आपकी शब्द यूज करूंगा, फिसलने अलाउ कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली टैरिफ के अगेंस्ट हमारा ये सबसे स्ट्रांग वेपन है, जो मिस्टर ट्रंप आके कुछ नहीं कह सकते कि आपने रुपी को डिवैल्यू किया इसलिए ये वाला फला नहीं। ये तो मार्केट मूवमेंट है। तो मेरा मानना है कि मैं कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन हूं कि रुपी अपनी सही लेवल को ढूंढ रही है, और ये 91-92 ऐसे नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। आरबीआई इज इन कंट्रोल, $700 बिलियन के करीब उनकी रिजर्व्स है। अगर उनको लगा कि जरूरत से ज्यादा रुपी वीक हो रही है तो डेफिनेटली वो इंटरवीन करेगी। अगर उनको लगता है कि कोई ऑपरेटर्स उसको खिलवा रहे हैं और बहुत वॉलेटिलिटी इंड्यूस कर रहे हैं तो वो इंटरवेन करेंगे। तो हमें भरोसा रखना चाहिए रिजर्व बैंक के ऊपर और रुपी का नेचुरल लेवल। देखिए सिंपल सी बात है, मानते हैं कि लास्ट ईयर रुपी का भयंकर डिवैल्यूएशन हुआ है, पर उसके पहले उतना नहीं हुआ था जी। और ये आरईआर की बात मैं खत्म करूंगा अपनी बात आरईआर की बात से। एक साल 1.5 साल के पहले अपना रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो 100 पे होना चाहिए, अगर रुपी का सही लेवल है वो 100 पे होना चाहिए, 105 पे था। रुपी ओवर वैल्यूड थी तब, और जरूरत थी कि हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि टैरिफ लग गया था। तो आज वो वैल्यू 94-95 के करीब आ गई है। अपना रेट अगेंस्ट ऑल करेंसी, अगेंस्ट डॉलर आपको 7% लग रहा है। तो इस चीज को मन में रखेंगे तो आरबीआई भी वो 95 के लेवल में, रुपी ऑन द बैलेंस इज वीक, यानी एक्सपोर्टर्स के लिए सपोर्ट, वो आरबीआई रुपी को वापस 100 तक लेके जाएगी, तब टैरिफ सॉल्व होता है। या फिर गोल्ड के दाम में करेक्शन आती है और लोगों की दिलचस्पी गोल्ड के ऊपर की घटती है, तभी आरबीआई इसको अलाउ करेगी, अप्रिसिएशन का कुछ भी हो तो। ऑफकोर्स फाइनल वर्ड इसमें यह है कि एफआईएस की वापसी ऑटोमेटिकली आके रुपी को स्ट्रेंथन करेगी। वो दिन भी ट्रेड डील के साथ संबंधित है, तो इसलिए अल्टीमेटली आएंगे तो ट्रेड डील एंड गोल्ड, ये दोनों प्राइमरी विलन है। अगर आप मानते हैं कि रुपी का वीकनिंग एक खराब चीज है तो यस, पर मैं नहीं कहूं कि खाली खराब है। एक्सपोर्ट क्रिटिकल ग्रोथ हमारे लिए जरूरत है, और जितनी तक हमारी इंटरेस्ट रेट यूएस से ज्यादा है, हमारी इन्फ्लेशन वो बात डिसाइड करेगी कि रुपी स्ट्रेंथन होगी कि नहीं। और आज देखा तो बिटवीन 10-year गवर्नमेंट बोरोइंग रेट एंड 10-year यूएस गवर्नमेंट बोरोइंग रेट 2.4% का डिफरेंस है। तो नेचुरली 2.4% पर एनम का डिप्रिसिएशन तो बनता है। उस हिसाब से जाएंगी तो रुपी तो एक ना एक दिन 100 पहुंच ही जाएगी ना, 2.5% पर ईयर में। तो इसलिए नंबर पे ज्यादा ध्यान न दे, वही मेरी क्लोजिंग रिमार्क है। लेकिन हम बचे इसलिए है क्योंकि क्रूड के दाम जो है वो 60-65 के आसपास है। अगर वहां पे उछाल आएगा तो हम जरूर फंसेंगे, राइट? अगर वहां पे उछाल आएगा तो आरबीआई इंटरवेन करेगी। ये भी आपको, आरबीआई के पास भी वो डेटा है ना, उनको भी पता है कि क्रूड सॉफ्ट में है, इसलिए वो नहीं करे। अगर क्रूड का दबाव भी आ गया तो आरबीआई डेफिनेटली इंटरवेन करके एक सही लेवल को ढूंढेगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि आरबीआई अल्टीमेटली इसको मैनेज कर रही है इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी। तो लेट द रुपी गो। आई नो मार्केट को पसंद नहीं है, तो मार्केट में रिएक्शन दिख रहा है, मगर मैं एक एनालिस्ट के तौर पर, ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक के तौर पर, हम रुपी का स्ट्रेंथनिंग when our interest rate is higher than America एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एफआई की जबरदस्त वापसी होगी तो शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथनिंग हो सकती है, बस। जी, लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सर ये बताइए एक बार फिर से, हम फेल्ड अटेम्प्ट टुवर्ड्स मेंटेनिंग 26,200-100 लेवल, और इस समय 25,882 के आसपास का लेवल है। जो आज दिन का लो है वो 25,870 के आसपास ही रहा है। क्या करना है ऐसे बाजार में? लगता है कि यहाँ से एक और बाउंस बैक की तैयारी है, या फिर नीचे के स्तर भी हमको देखने को मिलेंगे? नमस्कार गीतू जी। जी ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो रेंज बाउंड ही नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोअर लेवल से हमें रिकवरी देखने को मिली थी, बट होता यह है कि जब भी रिकवरी देखने को मिलती है तो नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम जिस हिसाब से आना चाहिए उस हिसाब से आ नहीं रहा है।
जिसकी वजह से मार्केट ऊपरी स्तर से तो हमें फिर से गिरावट देखने को मिलती है। जी। और वही आज के सेशंस में भी हुआ। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन के पास ही ट्रेड करती हुई नजर आ रही हैं। जो अपसाइड के लेवल्स हैं 26,100 टू 26,200, जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते भी बात करी थी, वो अभी भी इंटेक्ट हैं। उसके ऊपर कोई भी ब्रेक थ्रू आता हुआ अभी नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर लोअर लेवल्स की बात करी जाए तो 25,700, जहां पर 50 डे एसएमए के साथ साथ 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी आ रहे हैं, तो वो एक सपोर्ट है निफ्टी के लिए। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो जो सपोर्ट अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 58,800 700 जोन के आसपास, और रेजिस्टेंस जो है वो 59,500 के आसपास ही बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी को 59,500 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, और वहीं पर निफ्टी को 26,200 के ऊपर एक ब्रेक थ्रू देना जरूरी है। वहीं पे उसके ऊपर ही फ्रेश बाइंग मोमेंटम ट्रिगर हो सकते हैं। अदरवाइज हमें जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक रेंज बाउंड सेशन ही देखने को मिलेगा। आज निफ्टी के लूजर्स को देखें तो एक्सिस बैंक यहाँ पे सबसे ऊपर है, करीबन 4% नीचे इस समय स्टॉक का कामकाज करते हुए। इटर्नल, HCL टेक, टाटा स्टील, JSW स्टील, कुछ अन्य काउंटर्स हैं। आज फर्टिलाइजर शुरू में तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि जॉर्डन के साथ जो फर्टिलाइजर को लेके डील्स हुई हैं उसके चलते हुए एक अच्छा रुझान यहाँ पे बना हुआ है। और आज गेनर्स की लिस्ट में अगर हम निफ्टी की बात करें तो टाटा कंज्यूमर, भारती एयरटेल, टाइटन, M&M और SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स जो है यहाँ पे शामिल है। भारतीय एयरटेल पे कुछ ब्रोकिंग रिपोर्ट्स भी आई है जहाँ उन्होंने टारगेट्स को बढ़ा दिया है, उसके चलते हुए एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। लक्ष्मीकांत जी, भारतीय एयरटेल ऑन चार्ट्स आज 2000 का लेवल एक बार फिर 2000 के ऊपर कामकाज करते हुए 2095 के आसपास है, क्या करना चाहिए? जी, ट्रेंड काफी स्ट्रांग है भारतीय एयरटेल का, और जब भी इस टाइप के रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलते हैं जो हमें पिछले हफ्ते देखने को मिले थे, तो वैसी सिचुएशंस में हमें भारतीय एयरटेल बाय करके रखना चाहिए। ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, सो अपसाइड के मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस 2115 का है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक थ्रू का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। अगर उसके ऊपर भारतीय एयरटेल निकलता है तो एक स्विंग ट्रेड के लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। उस दौरान जो स्टॉप लॉस लेना है वो लेना है हमें 2070 का, और हम जो अपसाइड के जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल आते हुए वो देख रहे हैं 2220 2250 के रेंज के लिए। तो जिनको भी स्विंग ट्रेड के लिए लेना है तो मुझे लगता है कि काफी बेहतर विकल्प भारतीय एयरटेल हमें दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमें इसको नजर में रखना चाहिए। और जिनको अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है तो भी मैं कहूँगा एक बेहतरीन मौका है, तो इसको बाय करते हुए चलना चाहिए। आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स ये स्टॉक देगा। सुनील सर, एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या आप इन्फ्लेशन के नंबर्स पे बिलीव करते हैं? क्योंकि अगर आम इंसान के मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो हम खरीदते हैं उसमें असर देखें तो ऐसा कोई असर दिख नहीं रहा, महंगी हुई हैं चीज़ें। डू यू बिलीव इन इन्फ्लेशन नंबर्स, द WPI नंबर विच इज़ इन नेगेटिव लास्ट 2 months? देखिए, बिलीफ या नॉन बिलीफ की बात नहीं है, मगर WPI और CPI ग्राउंड लेवल असलियत को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ओके, ठीक है। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि वहां पे एक बास्केट चुना जाता है। ये बास्केट में थोड़ी हर व्यक्ति उस बास्केट के हिसाब से अपनी खरीदारी करता है, नंबर 1। नंबर 2 है कि उस बास्केट में देखिए तेल का, ऑयल एंड पेट्रोल प्राइसेस, अभी वो तो टोटली कंट्रोल्ड है। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट उधर कुछ पेट्रोल की दाम स्टेडी रही है बिकॉज ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं, गवर्नमेंट ने वो पास ऑन नहीं किया और स्टेडी है, मगर उसका इम्पैक्ट CPI में आता है, ओके, WPI में आता है, क्योंकि वो जो एक बेनिफिट है मगर वो कस्टमर को दिख नहीं था। 1 सेकेंड इज, आप देखिए कि लोगों के मन में इन्फ्लेशन होता है कि एक चीज मैं मानता हूं कि फूड के इन्फ्लेशन वो जरूर लोगों के हाथ में भी वो महसूस हुई होगी, बिकॉज उतना फूड के आइटम्स में इन्फ्लेशन जैसे गेहूं मत हुआ है। बट जनरल थिंग, अब देखिए किसी का मेडिकल एक्सपेंस लो, किसी के एजुकेशन के एक्सपेंस लो, किसी के ट्रैवल की एक्सपेंस लो, उसमें तो भयंकर बढ़त हुई है, तो कोई लो इन्फ्लेशन की स्थिति नहीं है। मगर ये सब
अपने सीपीआई और इसमें कुछ वेटेज में बैठते नहीं है। तो ये एक कैलकुलेटेड इन्फ्लेशन है, खाली संबंधित में इन्फ्लेशन फूड है, बाकी सब ग्राउंड लेवल रियलिटी से चुने, बट इट इज नॉट देयर इंटेंशन ऑल्सो। अमेरिका में बात ऐसी है कि उनका सीपीआई भी ग्राउंड लेवल इससे संबंधित नहीं है, मगर वो एक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि गवर्नमेंट जब आरबीआई डिसीजन लेती है ब्याज कटौती के बारे में, उनको वो एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कौन बोरिंग ज्यादा करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने स्टॉक्स को फाइनेंस करने के लिए बोरो करता है, वो बड़ा बोरोवर है। एक्चुअली फूड प्राइसेस का उधर हाई होना और आरबीआई का उस हिसाब से डिसीजन लेना उचित है फ्रॉम दैट फूड एफसीआई का इश्यू। बट आरबीआई एक आम जनता की ओर नहीं देख रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर जीडीपी के किसके ऊपर इंपैक्ट आता है, आरबीआई का वही है। तो जीडीपी के आंकड़े भी जैसे गणित किए जाते हैं। और फाइनली मैं कहूंगा कि जो भी चीज आप कहें, इन्फ्लेशन ग्राउंड लेवल से स्थिति नहीं है, एक चीज में दिख रही है, वो है नॉमिनल जीडीपी की कटौती में। देखिए ग्राउंड लेवल में जो भी लोग फील कर रहे हैं हायर इन्फ्लेशन, समझिए वो प्रोडक्ट प्राइस में दिखनी चाहिए जी। तो प्रोडक्ट प्राइस में दिखेगी तो कॉर्पोरेट की अर्निंग्स में दिखनी चाहिए जी। बट कॉर्पोरेट की अर्निंग्स भी बहुत तेजी तरह से नहीं बढ़ रही है, राइट। बट जो भी नॉमिनल जीडीपी का 8.7 जो आया था पिछले क्वार्टर में, और अर्निंग्स ग्रोथ 11% में आई थी जी। तो वो 3% एक्चुअल इन्फ्लेशन है। समझ रहे हैं आप, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी के ऊपर जो वो अपना प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, वो नेचुरली लोगों के ऊपर उसका असर पड़ेगा ना, राइट। तो कॉर्पोरेट ईपीएस ग्रोथ माइनस रियल जीडीपी ग्रोथ इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। और वहां पे देखें तो आई थिंक लार्ज कैप्स और मिड एंड ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो 11 से 12% एवरेज, क्योंकि मिड कैप का 18% था, स्मॉल कैप मिड कैप का 30% था, स्मॉल कैप का 18 और लार्ज कैप का 8-9, तो उसका अगर 12% मान ले और रियल जीडीपी 8.2 तो 4% बनता है। तो मेरा मानना है कि इन्फ्लेशन को देखे, क्योंकि एक हिस्सा होता है जो स्टॉक मार्केट में नहीं है, वहां पे भी दाम बढ़ते हैं तो नॉमिनल वो अपना ईपीएस में नहीं दिखेगा, बट एटलीस्ट पार्टली आप कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल में इन्फ्लेशन इज क्लोजर टू 4%, नॉट द 2%, बिकॉज कॉर्पोरेट ईपीएस कैसे बढ़ेंगे अनलेस इट दैट इज अ पार्ट ऑफ द डील, क्योंकि रियल जीडीपी का ग्रोथ उनके एक्चुअल जो एक प्रोडक्टिविटी है उसमें दिखता है, और इन्फ्लेशन की इफेक्ट आपको दिखती है द डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड द ईपीएस ग्रोथ। करेक्ट। लक्ष्मीकांत जी, कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं।